हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का सेकंड एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन है आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला वाला हम लोग ने देखा था, उसमें हम लोग ने इकोलॉजी की शुरुआत की थी, बायोटिक फैक्टर्स अबायोटिक फैक्टर्स की बात की थी। ठीक है, वहां पे हमने 4 इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स की स्टडी भी की थी। आपको एक बार वापस बता दूं, इस वीडियो में यानी एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन वाली सीरीज में हम लोग केवल और केवल एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे। एनसीईआरटी में जो टर्म्स नहीं है या जो कंसेप्ट नहीं दे रखे हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारा फोकस हमारा किस पे, नीट के ऊपर। अब लास्ट टाइम जो हम लोग ने अबायोटिक फैक्टर्स की बात की थी, जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर, अब इन अबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन रिस्पॉन्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आज का होम्योस्टेसिस। क्या वर्ड है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है हम ऑर्गेनिजम्स अगर किस तरह से बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, उसे चेंज होने नहीं देते। जैसे मैं टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ, चाहे आप लेह लद्दाख चले जाओ, चाहे आप राजस्थान की गर्मी में आ जाओ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह से आपकी बॉडी का पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट अगर आप उसको रेगुलेट कर सकते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी चाहे बाहर की कंडीशंस चेंज होती हो लेकिन हमारे अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हम हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब homeostasis permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species। यानी homeostasis की वजह से आपकी बॉडी में होने वाली हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, CO2 का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, और उसके अलावा आपकी बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये सभी के सभी एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे, जिसकी वजह से वो स्पीशी का ओवरऑल फिटनेस बना रहता है। आप सोचो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता तो कितनी मुश्किल हो जाती, इसलिए होम्योस्टेसिस जरूरी है। अब होम्योस्टेसिस के जो दो मेन कंपोनेंट है उसमें है पहला थर्मो रेगुलेशन और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन। वर्ड पे जाता हूं मैं। थर्मो वर्ड किसके लिए यूज होता है? हीट के लिए। थर्मो वर्ड किसके लिए यूज होगा? हीट के लिए। तो मतलब कि कुल मिला के आपका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन, आपने अंदर ही अंदर जो अपना इंटरनल टेम्परेचर उसको कांस्टेंट किया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और आपको याद हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन बींग्स में ब्रेन का कौन सा पार्ट थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आंसर होता है हाइपोथैलेमस। तो याद रखना, हाइपोथैलेमस इज द सेंटर फॉर थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट बात करूंगा ऑस्मो रेगुलेशन। इसी वर्ड को आप देख लो, ऑस्मो रेगुलेशन यानी रेगुलेट करना। किस चीज को रेगुलेट करना? ऑस्मोलैरिटी को, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो इज ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी किसको कहते हैं? आपकी बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स का जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो वो जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी फिक्स रहता है। देखो आपने जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि बॉडी का कैल्शियम लेवल, तो आप याद करते हो 9 to 11 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है वो भी क्या है? फिक्स्ड। वो भी क्या है? फिक्स्ड। उसमें अगर जरा सा भी कमी या ज्यादा हो जाए, यानी डेफिशिएंसी या एक्सेस हो जाए आपका कैल्शियम का लेवल, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगती है। यानी कि आपका जो ब्लड है उसका ऑस्मोलैरिटी भी कैसा हुआ? रेगुलेट हो रखा है। तो अगर आप बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी को आप रेगुलेट करोगे तो प्रोसेस कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन, और टेम्परेचर रेगुलेट करोगे तो प्रोसेस कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। और थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों ही किसके कंपोनेंट है? होम्योस्टेसिस के। अब होम्योस्टेसिस कर पाते हैं या होम्योस्टेसिस नहीं कर पाते, उस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला है रेगुलेटर्स, सेकंड है कन्फर्मर्स और तीसरा है पार्शियल रेगुलेटर। नाम देख लो, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट कर सकते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं है, जैसे थर्मो रेगुलेटर्स या ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। क्यों फिक्स्ड रहेगा? क्योंकि वो होम्योस्टेसिस करते हैं। और इसमें जो बेसिक जो 2 ग्रुप्स है वो है मैमल्स और बर्ड्स। ध्यान रखना हमें, मैमल्स और बर्ड्स ये इकलौते ग्रुप है एनिमल्स में जो होम्योस्टेसिस करते हैं। बाकी कोई भी एनिमल ग्रुप होम्योस्टेसिस कभी भी
नहीं करता। नेक्स्ट ग्रुप आता है कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स मतलब इनका सीधा सीधा कंसेप्ट है कि ये होम्योस्टेसिस नहीं कर पाते, यानी इनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि 99% ऑफ ऑल द एनिमल्स, 99% ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो रेगुलेटर हो, सारे के सारे प्लांट्स और 99% एनिमल्स कैसे हैं, कन्फर्मर्स। फिर आते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल मतलब आधा अधूरा, मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक लिमिट तक तो रेगुलेट कर लेंगे लेकिन एक लिमिट के बाद में वो क्या बन जाते हैं, कन्फर्मर्स। यानी दे कैन रेगुलेट बट ओनली अप टू अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे टेम्परेचर ले लिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया कि इस टेम्परेचर तक तो ये ऑर्गेनिज्म रेगुलेट कर लेगा, बट जैसे इससे ज्यादा टेम्परेचर चला गया तो वो कन्फर्मर बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। तो ये तीनों की हमें स्टडी करनी है और सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेगुलेटर्स की, यानी जो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं। अब होम्योस्टेसिस फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर, ये दो तरीके से होम्योस्टेसिस किया जाता है, यानी आपकी या तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंज है, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनिंग में चेंज है, या फिर आपका बिहेवियर, ऑर्गेनिजम्स अपना बिहेवियर चेंज करके होम्योस्टेसिस अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग और डिटेल में भी स्टडी करेंगे। जैसा थोड़ी देर पहले कहा, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, और उसके अलावा कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स स्पीशीज ऐसी हैं जो रेगुलेटर्स है, बाकी सब कन्फर्मर्स होते हैं। अब लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में वेरी फ्यू, हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, वेरी फ्यू, यानी बहुत कम ऐसी लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट स्पीशीज है जो रेगुलेटर्स है, बाकी सारे कन्फर्मर्स है। अब बर्ड्स और मैमल्स, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, अंटार्कटिका से लेकर थार डेजर्ट या फिर सहारा डेजर्ट की गर्मी में भी आपको हर जगह पे मैमल्स देखने को मिल जाएंगे। कारण है उनका ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा थर्मो रेगुलेशन यानी होम्योस्टेसिस। क्यों? क्योंकि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट ही कांस्टेंट करके चल रहे हैं, तो ये कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो यही कारण है मैमल्स के इतने बड़े सक्सेस का। अब कुछ फिजियोलॉजिकल तरीके देखते हैं जिससे हमारी बॉडी रेगुलेट कर लेती है। देखिए, एक्सट्रीम समर की बात है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है बाहर सराउंडिंग्स का, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपकी बॉडी प्रोफ्यूज स्वेटिंग प्रोड्यूस करती है, यानी हमें खूब पसीना आने लगता है। जब पसीना आने लगेगा तो जो सरफेस टेम्परेचर है उसका वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कूलिंग डाउन हो जाता है। सेम कंसेप्ट है जैसा प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन में होता है। ट्रांसपीरेशन जब होता है लीव्स से, तो उस ट्रांसपीरेशन की वजह से जो लीव्स का सरफेस है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ इसी तरह से जब स्वेटिंग होती है तो उस वाटर की वजह से वो सरफेस ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर एक लेवल तक ही रहता है, बढ़ता नहीं है। यही मैं विंटर्स की बात करूं, बाहर बहुत ज्यादा जब ठंड होती है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से काफी कम है, बाहर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी बॉडी शिवरिंग प्रोड्यूस करती है। शिवरिंग मतलब देखा होगा आपने, सर्दियों में हम कांपने लगते हैं, उसे हम शिवरिंग कहते हैं ना। तो उस शिवरिंग की वजह से क्या होगा, मसल्स एक्शन में आई, मसल्स एक्शन में आई मतलब कि हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट प्रोड्यूस करेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये फिजियोलॉजिकल तरीके हैं जिससे बॉडी अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है। अब नेक्स्ट कन्फर्मर्स की बात करते हैं हम लोग। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं दूसरे, अगर मैं थर्मो रेगुलेशन पे एक लेक्चर लेना चाहूँ तो हम 4 से 5 वीडियोस बना सकते हैं, बट जैसा हमने कहा कि केवल एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन ही चल रहा है, तो हम लोग केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में दे रखा होगा। पहले हम लोग एक काम करेंगे, जो नीट में 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आने वाले, पहले वो तो पक्का कर लें। जिस दिन हमारे 90% क्वेश्चंस पक्का हो गए कि बस मुझे ये 90% क्वेश्चंस के अब मैं आंसर कर लूंगा, उसके बाद बाकी के 10% की हम चिंता करेंगे। तो पहले हम इन 90% पे फोकस करते हैं। बात करते हैं कन्फर्मर्स की। कन्फर्मर्स में हमने बोला कि सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। एम्बिएंट का मतलब होता है सराउंडिंग। एक्वाटिक एनिमल्स की हम बात करें तो एक्वाटिक एनिमल्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है बॉडी फ्लूइड्स का, वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी सराउंडिंग वाटर के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब हमें पता है जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसमें से कुछ मराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर होता है। तो मराइन का जो वाटर है, मराइन वाटर, उसका ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, जबकि फ्रेश वाटर का ऑस्मोलरिटी कम रहता है। तो उसकी वजह, उसके हिसाब से भी इन ऑर्गेनिजम्स का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स का, वो चेंज होता रहेगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि सर जब ऑस्मो रेगुलेशन की हेल्प से एक एनिमल का सर्वाइवल बढ़ जाता है,
तो क्यों नहीं एवोल्यूशन के साथ ऐसा हुआ कि सारे के सारे कन्फॉर्मर्स क्या बन गए, रेगुलेटर्स। सीधी सी बात है, मैमल्स को कहीं पे भी लेके जाओ किसी भी टेम्परेचर पे वो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो कन्फॉर्मर्स है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो एवोल्यूशन केवल कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स में ही क्यों हुआ कि वो थर्मो रेगुलेशन करने लगे या ऑस्मो रेगुलेशन करने लगे, बाकी जितने भी कन्फॉर्मर्स है वो इवॉल्व होकर रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन पाए? तो ये सवाल एनसीईआरटी ने पूछा है। अब इसका आंसर मैं आपको एक एनालॉजी के हिसाब से दूंगा, सेम एनालॉजी एनसीईआरटी ने भी यूज की है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्यों ना घर में एक एयर कंडीशनर लगवा ले, एसी लगवा लेते हैं, जिससे अंदर का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम, और हम हमारा सारा काम आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा तरीका है, करते भी है। एयर कंडीशनर लगाया, आराम से बैठे काम किया, काम की एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। यही जब एयर कंडीशनर नहीं लगा होता है तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझो चीज को, जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है अंदर की, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वहां पे बैठना और काम करना। बट फिर भी सब घरों में एसी नहीं है, बट फिर भी सभी ऑफिस में एसी नहीं है। कारण कारण है एक्सपेंस, कारण है खर्चा। हर कोई एसी अफोर्ड कर नहीं सकता, एसी ले भी लोगे तो हो सकता है हर कोई उससे जो आने वाला बिजली का बिल है उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सेम एनालॉजी हम यहाँ लगाएंगे, थर्मो रेगुलेशन बोलो या ऑस्मो रेगुलेशन बोलो, होम्योस्टेसिस करना एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस रहता है। उस प्रोसेस के लिए जैसे हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर कम होने लगता है तब हमारी बॉडी क्या करने लगती है, शिवर। अब उस शिवरिंग करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी तो खर्च करना पड़ेगा। समझ लो बात को। तो रेगुलेशन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन सभी एनिमल्स एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं कर सकते। तो ये कारण है कि सारे कन्फॉर्मर्स एवोल्यूशन के साथ में रेगुलेटर्स नहीं बने, बिकॉज थर्मो रेगुलेशन एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस रहता है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये इसका आंसर है। फिर इसके बाद में ये चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और मेरी नजर में एनसीईआरटी का सबसे इजीएस्ट चार्ट है ये ग्राफ है, जिसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस की बात करूं तो इन्होंने ले लिया एक्सटर्नल लेवल, समझ लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे है एक्सटर्नल टेम्परेचर यानी हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे क्या है, इंटरनल टेम्परेचर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर। तीन इन्होंने कर्व दे रखे हैं। सबसे पहला कर्व रेड कलर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट कर्व है। पहले वाले कर्व को मैंने जब स्टडी की तो मेरा पहला वाला कर्व ये कह रहा है कि सर ये जो कर्व है वो बता रहा है कि जो इंटरनल लेवल है वो कांस्टेंट है। मैं इसको एक वैल्यू मान लेता हूँ, समझो टेम्परेचर की, समझो ये ग्राफ टेम्परेचर क्या है, और मैं इस वैल्यू को मान लेता हूँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखो, आप इस कर्व को देखो, आई होप आपको ग्राफ अच्छे से स्टडी करना होता आता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है। फर्स्ट कर्व में एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बट इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री का 37 डिग्री रह रहा है। इसका मतलब है कर्व किसका है, रेगुलेटर का है, कन्फर्मर का? बिल्कुल, किसका आंसर है, किसका कर्व है ये, रेगुलेटर्स का। कैसे पता चला? क्योंकि चेंज आ ही नहीं रहा, रेगुलेटर अपना टेम्परेचर चेंज होने नहीं दे रहे, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना ही चेंज हो जाए। सेकेंड ग्राफ में बात कर रहा हूँ, सेकेंड कर्व की, ग्रीन वाला कर्व ले रहा हूं मैं। ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनी है आपके सामने, ये लाइन देखो आप, इस लाइन को अच्छे से देखो आप। जैसे इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनते हैं, जब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब कोई दो टर्म्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या बनता है, स्ट्रेट ग्राफ। यानी जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है टेम्परेचर, वैसे वैसे इंटरनल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हो गए कन्फर्मर्स। बिल्कुल रटने की जरूरत है ही नहीं। तीसरा एक कर्व और है ब्लू कलर का, वो देखो आप, ये जो कर्व है, अब इस कर्व को देखो आप। इस कर्व के अंदर क्या हुआ कि कुछ लेवल तक तो क्या है, चेंज आ रहा है, और उसके बाद में ये क्या हो गए, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। यानी इंटरनल लेवल कुछ लेवल तक तो चेंज हुआ, बदला, लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। यानी यहाँ पे किसकी बात चल रही है, पार्शियल रेगुलेटर्स की। तो तीन कर्व, तीनों को पहचानना बहुत आसान है। एक रेगुलेटर का जो चेंज नहीं हो रहा, कन्फर्मर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है, पार्शियल रेगुलेटर पहले चेंज हुआ उसके बाद में चेंज नहीं हो रहा। तो बहुत आसानी से आप ये ग्राफ स्टडी कर सकते हो।
फिर एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पोलर एरियाज में बहुत छोटे एनिमल्स सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते। वो बहुत रेयरली आपको पोलर एनिमल्स में जो है बहुत छोटे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के बड़े, जैसे पोलर बियर है, तो ये पोलर बियर का साइज देखो आप, इतने बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे लेकिन वेरी स्मॉल एनिमल्स वहां पर नहीं मिलते। तो उसका कारण क्या है, देखो समझो, हीट का लॉस होना बॉडी से या किसी बॉडी का हीट गेन करना, वो डिपेंड करता है उस बॉडी का सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। केवल सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर केवल सरफेस एरिया के हिसाब से मैं बात करूं तो आप एक पोलर बेयर को कंपेयर करो एक छोटे से ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली पोलर बेयर का, कितना बड़ा एरिया है उसका। बट ये फंक्शन है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम की। किसकी बात करें? सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम की, जो छोटे एनिमल्स का ज्यादा रहेगा, छोटे एनिमल्स का ज्यादा रहेगा, लेकिन बड़े एनिमल्स में जो सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम है वो कम रहता है। अब ध्यान से सुनो, छोटे एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं, छोटे एनिमल्स में लार्ज सरफेस एरिया है कंपेयर्ड टू देयर वॉल्यूम। यही कहा हमने, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा रहेगा। इसकी वजह से ये अपनी बॉडी हीट बहुत जल्दी लूज करेंगे, क्योंकि हमने कहा हीट लॉस इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज्यादा सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ज्यादा बॉडी से हीट लॉस होगा। एनिमल जितना ज्यादा छोटा होगा, उसका उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होगा, जिसकी वजह से हीट लॉस बहुत फटाफट होगा। अब ये जो इस रेट पर, इस स्पीड पे जो हीट लॉस हो रहा है, उसको रोकने के लिए उस पर्टिकुलर एनिमल को बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे एनिमल्स वहां पे बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे। समझ आ रही चीज? जो जिस रैपिड रेट पर हीट लॉस होगा, वो हीट लॉस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसको रोकने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जो वो खर्च नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत रेयरली वहां पर आपको मिलेंगे। तो यहां हमने स्टडी की अबाउट कन्फर्मर्स। अब देखो सवाल क्या आता है कि सर जितने भी कन्फर्मर्स हैं, अब अगर एक लिमिट से ज्यादा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उनके हिसाब से चला जाए, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे? मतलब एक लिमिट तक तो वो उस चीज को क्या कर लेंगे, वेयर अप कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही होने लगे तो वो क्या करेंगे? देखो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो या तो क्या हो, लोकलाइज्ड मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, या तो लोकलाइज्ड है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो परेशानी है अगर उस कन्फर्मर को, तो उसके पास इससे लड़ने के लिए दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है क्या, कि वो वहां से माइग्रेट कर जाए, और दूसरा तरीका है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाए। समझे कैसे? माइग्रेट कर गया मतलब समझो कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रह रहा है, उस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो क्या कर जाते हैं, उस एरिया को छोड़कर कुछ टाइम के लिए कहीं और माइग्रेट कर जाएंगे जहां टेम्परेचर कम होगा, और कुछ टाइम बाद में जब वहां पर कंडीशंस वापस नॉर्मल हो जाएगी तो वो वापस वहां पर पहुंच जाएंगे। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे माइग्रेशन के। ठीक है, सस्पेंड मतलब क्या है कि एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रोक देंगे। कब तक? जब तक वो एनवायरनमेंट कैसा है, स्ट्रेसफुल, यानी हमने कहा शॉर्ट ड्यूरेशन का है। हमें उन्हें पता है कि ये जो एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, वो केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये क्या करेंगे, अपना मेटाबॉलिज्म रोक लेंगे, और जैसे ही वो शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद में वापस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल हुआ, तो वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेट करने लग जाएंगे। तो चलो फिर ये दो तरीके हैं, इसमें सबसे पहला देखते हैं माइग्रेट। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, चले जाना कहीं और, माइग्रेट कर जाना बेसिकली। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से निकलकर उस एरिया में चले जाएंगे जहां एरिया में उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट रहने को मिले। एग्जांपल्स देखें हम लोग, तो मोस्टली बर्ड्स वो एनिमल्स हैं जो इस तरह का माइग्रेशन शो करती है, और खासकर कि आप देखना साइबेरिया या साइबेरिया के आसपास, जो नॉर्थ पोल के आसपास जितने और ठंडे एरियाज है, वहां से वो बर्ड्स निकलकर इस तरफ, खासकर कि राजस्थान के अंदर केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर में, वहां पर ये बहुत सारी बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगी, जो आती है कहां से, साइबेरिया और उसके आसपास के एरियाज में से। ऐसी करीब थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स है जो आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएंगी। अब विंटर सीजन में जब नॉर्थ पोल में इतनी ज्यादा ठंड होगी, तब विंटर सीजन में वहां से निकल के कहाँ आ गई, केवलादेव, और केवलादेव के अलावा और भी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे माइग्रेट करती है। और जब बाद में समर सीजन आने लगेगा, तो ये समर सीजन में यहाँ से निकल के वापस अपने नेटिव प्लेस को वापस मूव कर जाती है। यानी कि
उन कंडीशंस से उन्होंने क्या कर लिया, माइग्रेट कर लिया। नेक्स्ट बात करता हूँ सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में बहुत अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है स्पोर। स्पोर हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो स्पोर, स्पोर क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस या लोअर प्लांट्स द्वारा बनाया जाता है। जब भी वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट जब उनके लिए फेवरेबल नहीं होता, तो वो अपने चारों तरफ एक हाईली रेजिस्टेंट वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोर। यानी स्पोर में बेसिकली जो वॉल होगी वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट वॉल है, जो कि टेम्परेचर, पीएच इनके लिए रेजिस्टेंस शो करती है, और थिक वॉल रहती है, ताकि ताकि वो उस ये वॉल की हेल्प से ये उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। अब जैसे ही बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, और ये स्पोर उसके लिए डोरमेंट स्टेज है। कैसा स्टेज है, डोरमेंट स्टेज। डोरमेंट स्टेज मतलब जब उसने अपनी सारी एक्टिविटीज रोक रखी हो, जब उसने अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया कुछ टाइम के लिए, स्पोर के अंदर अपने आप को उसने सेव कर लिया, और जब फेवरेबल कंडीशंस लौट कर आएंगी तब ये स्पोर्स जर्मिनेट होगा और ये बैक्टीरिया वापस रिलीज हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब मैंने किसी एक वीडियो में आपसे सवाल पूछा था कभी कि डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या फर्क है। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है डिसइंफेक्शन और एक होता है स्टरलाइजेशन। इन दोनों में फर्क क्या है, तो इन दोनों में फर्क मैं आपको यहां बताता हूं। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर सरफेस से बैक्टीरिया के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सारे लिविंग फॉर्म्स अगर खत्म कर दिए, तो उसको हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। लेकिन डिसइंफेक्शन में स्पोर्स खत्म नहीं होते। डिसइंफेक्शन में स्पोर्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो खत्म नहीं होते। बट स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर सारे के सारे लिविंग फॉर्म्स और उसके अलावा जितने भी डोरमेंट फॉर्म्स यानी स्पोर्स है वो भी खत्म हो जाए। यानी डिसइंफेक्शन केवल लिविंग फॉर्म्स खत्म करते हैं, स्पोर्स खत्म नहीं होते। लेकिन स्टरलाइजेशन में लिविंग फॉर्म्स यानी कि बैक्टीरिया और उसके साथ साथ उनके सारे स्पोर्स भी खत्म हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में। अब नेक्स्ट में सीड्स की बात करता हूँ। हायर प्लांट्स में आपने बहुत सारे प्लांट्स के बीज देखे होंगे। अभी सीड्स के देखो दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है डिस्पर्सल, यानी प्लांट्स के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। जैसे पर्टिकुलर एक प्लांट, उस प्लांट से सीड बनता है, उसके फ्रूट में सीड होते हैं, वो सीड आता है, ठीक है, और वो सीड की हेल्प से वो प्लांट किसी दूसरे एरिया में जाकर ग्रो करेगा। इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल, ठीक है। अब डिस्पर्सल के अलावा सीड का जो कोट रहता है वो भी हाईली रेजिस्टेंट कोट रहता है। तो जो स्ट्रेसफुल पीरियड्स है, उन स्ट्रेसफुल पीरियड्स में उन सीड्स में सीड कोट की हेल्प से वो उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के साथ में क्या करेगा, कोप अप कर लेगा। यानी उसके अंदर जो एम्ब्रियो है सीड के अंदर, उसको फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर। आप देखना सीड्स को आप कितना ही टाइम पानी में रख लो या सीड्स को आप कितना ही ड्राई एरिया में रख लो, उसके अंदर का एम्ब्रियो खत्म नहीं होता। और जैसे ही इन सीड्स को बाद में फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये जर्मिनेट होकर उसके एम्ब्रियो से नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो सीड्स भी बेसिकली एक तरह से सस्पेंशन का काम कर रहे हैं। अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एम्ब्रियो ने रिड्यूस कर ली पूरी तरीके से, एम्ब्रियो क्या आ गया, डोरमेंट स्टेज में आ गया, और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा बचपन में हमने पढ़ा था हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स जब बाहर बहुत ज्यादा ठंडी होती है यानी विंटर्स में, तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को काफी हद तक कम करके चुपचाप जाकर किसी गहरी गुफा में जाकर अपने आप को वहीं छोड़ देते हैं, वो बाहर नहीं आते। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन। और आपने बचपन में पढ़ा होगा इनके एग्जांपल्स बेयर्स के बारे में, भालू के बारे में, कि वो किस तरह से गुफाओं में जाकर 6 महीने के लिए पूरी तरीके से गायब हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो जिस तरह से सर्दियों में हाइबरनेशन होता है, उसी तरह से समर्स के अंदर होता है एस्टिवेशन। दोनों का मतलब एक ही है। दोनों में एनिमल्स ने क्या किया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को यानी उस पर्टिकुलर सीजन को बाईपास करने के लिए वो जाकर चुपचाप से किसी एरिया में बैठ जाते हैं, ठीक है। और बाद में जब वो पर्टिकुलर टाइम खत्म हो जाएगा, वो सीजन खत्म हो गया यानी विंटर सीजन जब चला जाएगा, तो ये बेयर वापस बाहर आ जाता है और पूरे समर सीजन आराम से रहता है। तो इसी तरह से समर में जब समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन बहुत से स्नेल्स और फिश में देखने को मिली है। और एस्टिवेशन में बेसिकली किससे भागना चाहते हैं, ये भागना चाहते हैं हीट और डेसिकेशन से। हीट मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर से बचना चाहते हैं, और डेसिकेशन मतलब होता है ड्राइनेस। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हमें पता है, तो पर्टिकुलर चीजें क्या हो जाती है, बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है। तो उस ड्राइनेस से बचने के लिए ये एस्टिवेशन में
चले जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डायापोज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है डायापोज। डायापोज भी एक तरह से सस्पेंडेड डेवलपमेंट का ही एग्जांपल है और ये बेसिकली देखने को मिलेंगे जूप्लैंक्टन्स के अंदर। जूप्लैंक्टन्स लेक्स और पॉन्ड्स में काफी जूप्लैंक्टन्स देखने को मिलता है हमें। ये जूप्लैंक्टन्स जो रहते हैं ये डायापोज की स्टेज में जाता है कब, जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो, यानी अपना डेवलपमेंट क्या कर लेंगे, सस्पेंड कर लेंगे, रोक लेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये डेवलपमेंट वापस शुरू हो जाता है। तो ये डायापोज आपको जूप्लैंक्टन्स में देखने को मिलेगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे इन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में कोप अप किया, यानी या तो माइग्रेट कर गए या फिर अपनी एक्टिविटीज को इन्होंने सस्पेंड कर लिया फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। चलिए फिर हम बात करते हैं अब एडेप्टेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एडेप्ट कर लेना, यानी अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेना, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। यानी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने हैबिटेट में वो एडेप्ट करते हैं। और इस एडेप्टेशन में अगर मैं बात करूं तो एडेप्टेशन के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी उन्होंने अपने मॉर्फोलॉजी में कुछ इस तरह से चेंजेस लाए जिससे उनको एडेप्टेशन में हेल्प मिली, सारे एग्जांपल्स देखेंगे। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, अपनी बॉडी फंक्शनिंग में एडेप्टेशन लाए, चेंजेस लाए। और उसके अलावा बिहेवियरल एडेप्टेशन, इन तीनों की अब हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। अब बहुत से एडेप्टेशंस को जो है टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगा। एवोल्यूशन को टाइम लगता है, जितनी ज्यादा किसी ऑर्गेनिज्म की जनरेशन पास होगी उतना ही ज्यादा जल्दी एवोल्यूशन होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्यों बैक्टीरिया में एवोल्यूशन जल्दी होता है और ह्यूमन बींग्स में धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि जनरेशंस पास होने में बहुत टाइम लगता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो सिमिलरली एडेप्टेशंस भी कैसे होगा, एडेप्टेशंस भी एवोल्यूशन के साथ साथ होगा। ऐसा नहीं है कि आज किसी पर्टिकुलर प्लांट को सरवाइव करना हो हाई टेम्परेचर को तो उन्होंने रातों रात एक नया ही स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है और उसके बाद में वो चीज फिक्स होती है और ये जब जाकर क्या हो जाएगी, जेनेटिकली फिक्स्ड, यानी उनके जीन्स में आ जाएगी। और फिर जब उनकी धीरे धीरे नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो चीज उनके पास में अवेलेबल रहती है। तो ये बहुत से एडेप्टेशंस में ऐसा होता है। एडेप्टेशंस के एग्जांपल में सबसे बढ़िया एग्जांपल है कैंगरू रैट का। अब नाम आता है कैंगरू रैट तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कैंगरूज, और हमसे पूछते हैं कैंगरू रैट्स कहाँ मिलेंगे तो हम आंसर देते हैं ऑस्ट्रेलिया। कैंगरू रैट्स का कैंगरू से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है और ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता। कैंगरू रैट्स आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में। नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में कैंगरू रैट देखने को मिलेंगे आपको। और इनमें जो सबसे स्पेशल बात यह है कि अगर उनको आप बाहर से यानी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर नहीं दोगे तो भी ये सरवाइव कर सकते हैं, इनको बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई चीज? और उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे इनके एडेप्टेशंस क्या है, तो इनको देखो आप अच्छे से। सबसे पहले तो इनके अंदर जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। उस रिएक्शन में वाटर क्या बनेगा, एक बाई प्रोडक्ट, और उसी बाई प्रोडक्ट वाटर को वो यूज करके सरवाइव कर लेता है। उसके अलावा आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि इनके पास बहुत लंबे लूप ऑफ हेनले रहते हैं नेफ्रॉन में, और जितना ज्यादा लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा वाटर का कंजर्वेशन उतना ही ज्यादा होता है और यूरिन जो है उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यानी यूरिन में वाटर का अमाउंट बहुत बहुत कम रहता है। तो इसकी वजह से कैंगरू रैट सरवाइव कर सकता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात करेंगे डेजर्ट प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट्स, अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या है, इनके लिए प्रॉब्लम है वाटर का डेफिशिएंसी। डेजर्ट्स में इतना पानी नहीं होता, तो उस पानी को बचाने के लिए डेजर्ट प्लांट्स ने क्या क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत थिक क्यूटिकल बना रखी है लीफ के सरफेस पे। हमें पता है एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोट रहता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। अब ये वैक्सी कोट जितना ज्यादा थिक रहेगा वाटर का लॉस उतना ही कम रहता है, तो एक थिक क्यूटिकल की वजह से वाटर लॉस रिड्यूस किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इनके पास है वो है संकन स्टोमेटा। संकन मतलब क्या होता है, डूबा हुआ। संकन मतलब डूबा हुआ। इसका मतलब ये है कि जो इनका स्टोमेटा है वो काफी गहरे पिट में, यानी कि ऐसा समझ लो कि बहुत गहराई में है। नॉर्मली जब आप स्टोमेटा देखते हो तो बिल्कुल एपिडर्मिस के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, बट संकन स्टोमेटा एपिडर्मिस की भी गहराई में प्रेजेंट रहेगा। फिगर देखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे संकन स्टोमेटा का। यहाँ देखो आप, सबसे पहले तो आप इस पर्टिकुलर फिगर में ये देखो क्यूटिकल, देखो आप कितनी थिक क्यूटिकल है। नॉर्मली क्यूटिकल इतना थिक नहीं रहता। उसके अलावा स्टोमेटा का डेप्थ देखो, स्टोमेटा का डेप्थ, एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो स्टोमेटा काफी डेप्थ में प्रेजेंट है यहाँ पे।
अब इसकी वजह से क्या होगा, अब स्टोमेटा बिकॉज इतना डेप्थ में प्रेजेंट है तो डायरेक्ट सरफेस पे नहीं है, और डायरेक्ट सरफेस पे नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसपिरेशन को अवॉइड कर लेते हैं। तो ये फायदा होता है संकन स्टोमेटा का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा अबाउट कैम पाथवे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एक तरह का पाथवे रहता है। इस पाथवे में कुछ ऐसा होता है कि प्लांट्स को ये फायदा मिलता है कि दिन के टाइम जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी अपना स्टोमेटा इजीली क्लोज कर लेते हैं, और रात के टाइम स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं। अब समस्या क्या है कि अगर स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको चाहिए CO2। CO2 एंटर करता है स्टोमेटा से, स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो CO2 अंदर नहीं आएगा। बट कैम पाथवे आप डिटेल में पढ़ेंगे जब, तो आपको समझेगा कि कैम पाथवे ने इनको ये हेल्प कर दी कि दिन में स्टोमेटा बंद रखते हुए भी, दिन में स्टोमेटा बंद रखते हुए भी इनके पास में CO2 अवेलेबल रहती है, क्योंकि ये CO2 क्या करते हैं, रात को स्टोमेटा ओपन करके CO2 अंदर ले लेते हैं और उस CO2 को बाद में एक केमिकल फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, और बाद में दिन में इस केमिकल फॉर्म से CO2 वापस रिलीज करवा के ये उस CO2 की हेल्प से क्या कर लेंगे, फोटो सिंथेसिस। तो ये कैम पाथवे डेजर्ट प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। यानी थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा और कैम पाथवे, इन तीन चीजों से उन्होंने क्या कर लिया, वाटर का कंजर्वेशन। नेक्स्ट डायग्राम दिख रहा होगा, ओपनशिया कैक्टस का डायग्राम है। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने कि इनकी जो लीव्स होती है वो बिल्कुल रिड्यूस होके क्या बन जाती है, स्पाइंस, ताकि क्या कर सके, ट्रांसपिरेशन को कम से कम किया जा सके। अब बिकॉज लीव्स अगर इतना रिड्यूस होके स्पाइंस बन चुकी है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करोगे, तो फोटोसिंथेसिस वाला सारा फंक्शन कौन ले लेगा, स्टेम। स्टेम फ्लैटन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, क्लोरोफिल होता है इसमें, और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। तो ये ओपनशिया का एग्जांपल। उसके बाद एलन्स रूल पढ़ेंगे हम लोग। एलन्स रूल एक तरह से अडेप्टेशन ही प्रोवाइड करता है। एलन्स रूल एक फिगर से समझाऊंगा मैं आपको। देखो ये पहला फिगर है डेजर्ट फॉक्स का और दूसरा फिगर है आर्कटिक फॉक्स का। आर्कटिक फॉक्स जिन एरियाज में रह रही है वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, और डेजर्ट फॉक्स जिन एरियाज में रहता है वहां पे अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है। यानी मैं बात कर रहा हूं कि जो कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। कोल्डर क्लाइमेट के मैमल्स के जो, अगर आप ईयर देखोगे, आप यहाँ पे देखो, आर्कटिक फॉक्स का ईयर देखो और ये डेजर्ट फॉक्स का ईयर देखो, साइज में डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि डेजर्ट फॉक्स का जो ईयर है काफी बड़ा है, सरफेस एरिया उसका बड़ा है, जबकि आर्कटिक फॉक्स का ईयर काफी छोटा है। तो इनमें क्या प्रेजेंट है, पहला तो शॉर्टर ईयर्स। उसके अलावा आप लिम्ब्स को कंपेयर कर लो, डेजर्ट फॉक्स का लिम्ब है और ये आर्कटिक फॉक्स का लिम्ब है। डेजर्ट फॉक्स का लिम्ब काफी लंबा है कंपेयर टू आर्कटिक फॉक्स, तो लिम्ब्स भी शॉर्ट है, ईयर्स भी शॉर्ट है। क्या होगा इससे, इससे फायदा होगा कि इनका सरफेस एरिया काफी कम हो जाएगा। सरफेस एरिया जितना कम होगा हीट लॉस उतना ही कम होता है। तो ये एलन्स रूल है कि कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले मैमल्स में ईयर्स और लिम्ब्स शॉर्ट रहते हैं ताकि हीट लॉस कम किया जा सके। तो ये भी एक तरह से एडेप्टेशन है इनके लिए। फिर मैं बात करूंगा एक्वाटिक मैमल्स की, जो आपको पोलर सीज में देखने को मिलेगी। पोलर सीज मतलब पोल्स पे जो समुद्र प्रेजेंट है उनको कहते हैं पोलर सीज। तो उन पोलर सीज में जो एक्वाटिक मैमल्स रहते हैं, जैसे सील इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सील एक मैमल है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सील एक मैमल है। इस तरह से वेल और डॉल्फिन, वेल और डॉल्फिन दोनों को हम बोलते हैं कि फिश है, टाइप ऑफ फिश है, बट ये दोनों के दोनों किस में आती है, मैमल्स में। यानी कि वेल, डॉल्फिन, सील। और एक एक्सेप्शन और बता दूं, बैट, जो चमगादड़ होती है। चमगादड़ दिखेगी आपको बर्ड की तरह क्योंकि उड़ सकती है, बट वो क्या है, मैमल। तो ये चार एग्जांपल्स ऐसे हैं जो मैमल्स हैं और हमें याद करने हैं। तो एक्वाटिक मैमल्स जो होते हैं, सील्स, अब ये इतने ठंडे एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करते हैं, तो अगर मैं इनका स्किन देखूं तो उनकी स्किन में जो कनेक्टिव टिश्यू है उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लबर। ब्लबर क्या है, ब्लबर एक थिक फैट का लेयर है। इनके कनेक्टिव टिश्यू में जो एडिपोज टिश्यू जमा है, जो फैट का लेयर है वो काफी थिक है, और उस फैट की वजह से जो हीट है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाती। यानी बेसिकली इंसुलेटर का काम करता है, बॉडी हीट लॉस नहीं होने देता। कौन, ब्लबर, जिसकी वजह से वो इतने एक्सट्रीम कम टेम्परेचर्स में भी क्या कर लेते हैं, इजीली सरवाइव कर लेते हैं। बॉडी का हीट लॉस कम से कम रखना है ये। अब मैं बात करूंगा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की, यानी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग कुछ इस तरह से बदल गई कि आपको एडेप्ट होने में हेल्प हो गया। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होता है कि आप जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जाते हो तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है, क्योंकि आपकी केवल बॉडी का फंक्शनिंग आपने थोड़ा सा चेंज किया और आप उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बच गए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कब, जब आप जाओगे ऊंची पहाड़ियों पर।
करीब 3,500 मीटर ऊपर, यानी 3.5 किलोमीटर ऊपर जब आप जाओगे, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, कभी मनाली जाओ तो मनाली में रोहतांग पास है, वहां जाना, या फिर लेह, लेह भी हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में आता है। लेह, लेह लद्दाख आपने नाम सुना होगा। कभी आप लेह जाना और मनाली में रोहतांग पास में जाना, मनाली पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, 3,500 मीटर की ऊंचाई है वहां पर। उन एरियाज में जाने के बाद में आपको कुछ टाइम बाद में नोजिया होने लगेगा। नोजिया का मतलब होता है जी मिचलाना। जी मिचलाना मतलब बेसिकली समझ लो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है वॉमिट होने वाला है, यानी उल्टी होने वाली है, बट नहीं होती, उसको हम कहते हैं नोजिया। नोजिया के अलावा हमें फटीग होने लगता है, हमारी पूरी बॉडी थकी थकी सी महसूस करती है, और उसके अलावा पाल्पिटेशंस बढ़ते हैं, हार्ट के पाल्पिटेशंस, मतलब ऐसा लगना कि हमारा हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है, उसे हम कहते हैं हार्ट पाल्पिटेशंस। नोजिया, फटीग और हार्ट पाल्पिटेशंस होने लगता है आपको हाई एल्टीट्यूड्स पे पहुंचने पे। जो लोग गए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या कहते हैं हम इसको? एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि हाइट पे जाने के बाद सिकनेस हो गया, यानी कि आप एक तरह से बीमार पड़ गए। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने के पीछे जो रीजन है, वो रीजन है कि 3,500 मीटर ऊपर जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम है। जब एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी, क्योंकि जब एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इतना कम है तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, तो कम ऑक्सीजन है, इसलिए आपकी बॉडी को भी कम ही ऑक्सीजन मिलेगा, और उस कम ऑक्सीजन की वजह से आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगता है। लेकिन केवल शुरुआत में कुछ टाइम तक आपको ये तीनों चीजें होने लगेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद में आप बिल्कुल से ठीक हो जाओगे। तो बॉडी ने क्या किया? बॉडी ने कुछ ऐसे चेंजेस लेके आए अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर एरिया में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, उससे आपकी बॉडी क्या हो गई? एक्लिमेटाइज हो गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन, यानी बॉडी अपने आप से थोड़े टाइम में नॉर्मल हो गई। अब बॉडी में ऐसे क्या क्या चेंजेस आ गए और उससे फायदा क्या हुआ? सबसे पहला चेंज, बॉडी ने आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। बॉडी ने आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो गई, उसे मैं बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं अपना आरबीसीज बढ़ा दूंगा। आरबीसीज बढ़ाने से क्या होगा? आरबीसीज बढ़ाने से ये फायदा ये होगा कि ऑक्सीजन चाहे कम मिल रही हो, लेकिन हीमोग्लोबिन ज्यादा कर दिया। हीमोग्लोबिन ज्यादा कर दिया तो वो हीमोग्लोबिन उस कम ऑक्सीजन को भी फटाफट क्या कर लेगा? सर्कुलेट। समझ में आ रही चीज? ऑक्सीजन कम है बट हीमोग्लोबिन मैंने बढ़ा दिया। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, एक हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करके उसको टिश्यूज तक लेके जाएगा। यही मैं हीमोग्लोबिन का जो नंबर बढ़ा दूं, हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ा दूं, तो हीमोग्लोबिन फटाफट से ये काम कर पाएगा, यानी उस काम की क्या हो गई? एफिशिएंसी बढ़ गई। पहली बात। दूसरी बात, आपने ब्रीदिंग रेट बढ़ा दी। ब्रीदिंग रेट, नॉर्मली ब्रीदिंग रेट कितना रहता है? करीब 12 से 16, हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। हमने ब्रीदिंग रेट बढ़ा दी। बाहर का ऑक्सीजन कम है, लेकिन हम लोग फटाफट ब्रीद कर रहे हैं, जिससे कम ऑक्सीजन भी फटाफट अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है। इसे क्या मिलेगा? बॉडी में हमने ऑक्सीजन बढ़ा दिया। ये चीज अपने आप होती है, ये एक्लिमेटाइजेशन अपने आप हुआ है, आपने कॉन्शियसली नहीं किया। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन का कम हो गया। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एक बाइंडिंग एफिनिटी है, बाइंड करने की एफिनिटी उसके साथ में उन्होंने क्या कर दिया? कम। अब बाइंडिंग एफिनिटी कम करने से क्या हो गया? नॉर्मली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ एक अच्छी बाइंडिंग एफिनिटी के साथ में, टिश्यूज तक गया और टिश्यूज में उसने ऑक्सीजन को रिलीज किया। अब बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई, बाइंडिंग एफिनिटी कम हो गई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड हुआ, टिश्यूज तक पहुंचे, और टिश्यूज तक पहुंचने के बाद में जब बाइंडिंग एफिनिटी कम है तो ऑक्सीजन उतना ही जल्दी रिलीज होगा और टिश्यू में पहुंचेगा। यही बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा थी तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग होने में टाइम लग रहा था और टिश्यूज में पहुंचने में ऑटोमेटिकली ज्यादा टाइम लगेगा। अब बाइंडिंग एफिनिटी कम है तो ऑक्सीजन फटाफट यहाँ से हीमोग्लोबिन से क्या हो गई? रिलीज, और फटाफट टिश्यू में पहुंच गई, और हीमोग्लोबिन भी जल्दी क्या हो गया? फ्री। अब ये जो फ्री हीमोग्लोबिन है वो फटाफट दूसरा ऑक्सीजन लेके आएगा। एक तो हीमोग्लोबिन को आपने जल्दी फ्री किया, दूसरा आपने हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया, और तीसरा आपने अपनी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ा दी। कैसे? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करके। और ये बॉडी ने सब कुछ अपने आप क्या, इसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, और इसकी वजह से कुछ टाइम बाद में आपको नोजिया, फटीग और हार्ट पाल्पिटेशंस नहीं होते। तो दिस इज व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस एंड हाउ योर बॉडी कोप अप विद द एल्टीट्यूड सिकनेस। चलिए फिर नेक्स्ट बात करता हूं मैं बिहेवियरल एडेप्टेशन की, यानी एनिमल्स अपने आप बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आते हैं
जिसकी वजह से वो अडेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं डेजर्ट लिजार्ड्स का, डेजर्ट में मिलने वाले लिजार्ड्स का। ये डेजर्ट लिजार्ड्स क्या करती है, जब इनका बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, जब इनका बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तब ये बाहर धूप में आ जाती है और धूप में आके आराम करती है। दे आर बास्किंग इन द सन। बास्किंग इन द सन मतलब कि सूरज के नीचे आकर बैठ जाना, तो धूप सेकना बोल सकते हो आप। तो उस धूप सेकने की वजह से क्या होगा, जो कम टेम्परेचर वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। और जब इनको लगता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है तब ये चुपचाप से शेड एरियाज में जाकर बैठ जाती है। समझ में आई चीज? तो इन्होंने क्या किया, अपना बिहेवियर ऐसा कर लिया कि उस बिहेवियर की वजह से ये कोप अप कर लेते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ में। टेम्परेचर कम हो सूरज में जाके धूप सेक लो, टेम्परेचर ज्यादा हो तो छाया में जाकर बैठ जाओ। उसके अलावा आपने कुछ एनिमल्स देखे होंगे, कुछ स्पीशीज देखी होगी, वो क्या करती है, जमीन में उन्होंने क्या बिल बना रखे, आपने देखा होगा, स्नेक्स को देखा होगा, उन्होंने जमीन के अंदर बिल बना रखे होते हैं। जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, उस बिल में जाकर जमीन के नीचे चले जाते हैं ताकि जो ग्राउंड के ऊपर जो हीट है उस हीट से वो बच सके। तो इसे हम कहते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। नेक्स्ट बात करूंगा बायोकेमिकल एडेप्टेशन, यानी आपके जो बायोकेमिस्ट्री, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स, डीएनए, इनमें भी आप कुछ इस तरह से एडेप्टेशन, कुछ इस तरह से चेंजेस लेके आते हो जिससे आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में हेल्प मिलती है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है वो है आर्की बैक्टीरिया के बारे में। देखो आर्की बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया का नॉर्मल बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। आर्की बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगी हॉट स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में कि समुद्र की गहराइयों में आपको समुद्र के नीचे से गर्म पानी के फव्वारे निकलते हुए मिलेंगे, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा, हॉट स्प्रिंग्स टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा, लेकिन वहां पे आपको आर्की बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने बस इतना लिख के छोड़ दिया, फिर एनसीईआरटी ने खुद से ही सवाल पूछ लिया हम लोगों से, आंसर नहीं किया बट हमसे ही पूछ लिया कि आर्की बैक्टीरिया कैसे सरवाइव कर लेता है इतने हाई टेम्परेचर पर भी। एनसीईआरटी में इसका जवाब नहीं है, बट बिकॉज एनसीईआरटी ने सवाल पूछा है तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर्की बैक्टीरिया ने की वो इन्होंने ये की कि इन्होंने अपनी सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस लाया। नॉर्मली बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में एस्टर लिपिड्स होते हैं। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन बेसिकली किसकी बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। लिपिड्स और प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, बेसिकली अगर लिपिड्स में भी बात करूं तो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स। नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में एस्टर लिपिड्स प्रेजेंट है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में एथर लिपिड्स प्रेजेंट है और वो भी ब्रांच्ड। समझ आ रही चीज? कौन से लिपिड्स? ईथर बोलते हैं उसको, ईथर लिपिड्स प्रेजेंट है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ईथर लिपिड्स प्रेजेंट, और वो भी कैसे, ब्रांच्ड। अभी ईथर लिपिड्स की वजह से, इन ब्रांच्ड ईथर लिपिड्स की वजह से जो इनका सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन रीइंफोर्स्ड होता है, अच्छा खासा। रीइंफोर्स्ड मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होता है और इतने हाई टेम्परेचर पे भी ये रेजिस्टेंस देता है हाइड्रोलाइसिस के अगेंस्ट, यानी इतना इजीली हाइड्रोलाइज या फिर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड ईथर लिपिड्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो डीएनए है आर्की बैक्टीरिया का उसके अंदर हिस्टोन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए मेल्ट नहीं होता। अब अगर मैं हिस्टोन्स की बात करूं तो अच्छे से हमें पता है कि हिस्टोन्स यूकैरियोटिक फीचर है, केवल यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और आर्की बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आता है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसके डीएनए का, तो उसका डीएनए इतना इजीली डीनेचर नहीं होता। और जितने भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स इसके पास में सारे के सारे हीट रेजिस्टेंस प्रोटीन और एंजाइम्स हैं इसके पास, जिसकी वजह से इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग नहीं बिगड़ती। नेक्स्ट बात करूंगा अंटार्कटिक वाटर के अंदर जहां पर टेम्परेचर सब जीरो यानी जीरो से भी कम है, वहां पे फिश कैसे सरवाइव करती है और कैसे वो मैनेज कर लेती है कि इनके बॉडी फ्लूइड्स जो है फिश के अंदर वो फ्रीज नहीं होते, जम नहीं जाते। 0 डिग्री से कम टेम्परेचर, ब्लड में बेसिकली क्या है, वाटर, तो इनका के अंदर जो फ्लूइड्स है वो क्यों नहीं जमते, हाई लो है भाई, इतने लो टेम्परेचर पे भी। तो अब एनसीईआरटी ने केवल सवाल पूछ के छोड़ दिया है, बट हमें इसका जवाब जानना है, और इसका जवाब ये है कि इनके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। ये कुछ प्रोटीन्स है जो ब्लड को फ्रीज होने नहीं देते। केमिस्ट्री अगर आपको याद हो तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है अबाउट सम कूलेंट्स, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि किस तरह से जो हिमालयाज में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के रेडिएटर में एक केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से उस रेडिएटर के अंदर पानी जमता नहीं है।
ठीक उसी तरह से एंटी फ्रीज प्रोटीन्स है ब्लड के अंदर फिश में, जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्रीज नहीं होता। नेक्स्ट बात की है कि बहुत सारे मराइन इन्वर्टिब्रेट्स और फिश है जो ओशंस के काफी गहराइयों में रहते हैं, बहुत ज्यादा गहरे डेप्थ में जाकर रहते हैं मराइन इन्वर्टिब्रेट्स और फिश, और यहां तक वहां पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर 100 गुना ज्यादा है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर आप में से कोई लोग अगर फ्लाइट में गए हो कभी, तो उस फ्लाइट में कभी आप देखना आपके कान के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका कान कुछ टाइम में फट जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पे एयर फिल्ड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कान के अंदर एयर भरा रहता है। अब एयर बिकॉज गैस है तो कंप्रेस होगी, आप उस पर जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा कंप्रेस होता है, ठीक है, इसलिए आपको इतना सीवियर पेन होने लगता है। अब मैं बात करूं ऑर्गेनिजम्स की जो इतने डेप्थ में रहते हैं जहां पर प्रेशर 100 टाइम से ज्यादा है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या उनकी बॉडी पे उन प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तो क्या रीजन है कि वो इतना इजीली सरवाइव कर लेते हैं? तो इसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये रीजन है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहां पर एयर प्रेजेंट हो, यानी एयर पॉकेट्स उन्होंने रखे ही नहीं। आपने पढ़ा होगा फिश के अंदर बहुत सारी फिश में स्विम ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। उन एयर ब्लैडर्स की वजह से उनको फ्लोट करने में हेल्प मिलती है। उन एयर ब्लैडर्स में क्या एयर प्रेजेंट होती है जिससे वो आराम से उनको क्या मिलेगी, बायंसी, और वो आराम से फ्लोट कर सकती है। बट ऐसे एयर ब्लैडर्स इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट ही नहीं होते, क्योंकि अगर एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट हुए इनमें तो इतने हाई प्रेशर पे उसमें जो एयर है वो इतनी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी कि प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए उन्होंने अपने एयर ब्लैडर्स होते ही नहीं है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हम बात करें कि सर फिश होती है बहुत सारी, वो इतनी डेप्थ तक जाती है पर उनके अंदर लंग्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, तो लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होगी क्या? वो भी बिल्कुल सही बात है कि उनके लंग्स में भी एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसे फिश के जो लंग्स हैं वो कंप्लीटली कंप्रेसिबल लंग्स है, यानी आप उनको कंप्लीटली इतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो कि उनके अंदर बिल्कुल एयर प्रेजेंट हो ही ना। तो बहुत सारी फिशेज ऐसी होती है जो नॉर्मली सरफेस पे रहती है बट वो डेप्थ में जाकर डाइव कर सकती है। आपने देखा होगा कि फिश किस तरह से एक लंबी जो है अंदर की तरफ एक डाइव लगाती है, बहुत गहरी गहराई में जाकर वो डेप्थ लगा लेती है। तो जब वो इतनी खतरनाक डेप्थ में जाती है तो उसके लंग्स में जितना भी एयर है वो पूरा का पूरा एयर वो क्या करते हैं, अपने ब्लड और मसल्स में पास कर देते हैं, और इतने हाई प्रेशर पे ये एयर उनके ब्लड में जाकर पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। तो उनके एयर पूरी तरीके से, इनके लंग्स पूरी तरह से क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, तो उनके अंदर एयर है ही नहीं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा इनके अंदर एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं TMAO, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। अभी ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड जो है ये हेल्प करता है कि ये इनके प्रोटीन्स और दूसरे जितने भी वाइटल मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी पे जब प्रेशर पड़ेगा तो उस प्रेशर की वजह से जितने भी वाइटल मॉलिक्यूल्स हैं उन वाइटल मॉलिक्यूल्स का कंप्रेशन और उनका डिस्टॉर्शन रोकने में हेल्प करता है ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। तो ये ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड की वजह से पॉसिबल हो पाया। उसके अलावा एक रिसेंट डिस्कवरी, देखो मैं भी नहीं चाहता कि मैं इतने ज्यादा डिटेल में जाऊं, बट बिकॉज एनसीईआरटी ने सवाल पूछा है इस बारे में तो जरा सी हमें जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने सवाल पूछ के छोड़ दिया तो हमें इसका आंसर आना चाहिए। बहुत में ज्यादा डेप्थ में रहने वाले सी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें कुछ छोटे से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की है जिनका नाम है पाइजोलाइट्स। ये पाइजोलाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, इनकी बॉडी में जितने भी दूसरे मॉलिक्यूल्स है जैसे मेम्ब्रेन्स हो गए इनकी बॉडी की या प्रोटीन्स हो गए, उन प्रोटीन्स को प्रेशर्स में क्रश होने से बचाता है। कौन? पाइजोलाइट्स। प्रेशर इतना ज्यादा होगा वो क्रश कर देगी मेम्ब्रेन्स को, तो उन मेम्ब्रेन्स के अंदर पाइजोलाइट्स प्रेजेंट है जो उनको क्रश होने से बचाता है। तो ये कुछ बायोकेमिकल एडेप्टेशंस जिनकी हमने अभी यहाँ पर बात की। बस दैट्स इट, आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। बस इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम कोशिश करेंगे कि नीट आने से पहले हम सारे के सारे एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशंस खत्म कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।